हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आज आपके लिए 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैलेंज वाला वीडियो बनने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। एंड अगर आप मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को देख करके आपके अंदर एक प्राउड फील होने वाला है कि आप 5 में 5 सवाल रैंडमली सवाल जो मैं दे रहा हूं एज ए टेस्ट के रूप में समझो और इसे बनाने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं बनता है तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी पर एंड उसको प्रैक्टिस करना, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। इसमें आपको टोटल 5 सवाल मिलेगा, 5 का 5 आपको बना के दिखाना है। या तो आप जितना भी बनाते हो ना नीचे कमेंट करना मत भूलना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप तक अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम हमारे लिए खाली है, आपके लिए पूरा बना दिया गया। टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां पे जाओ एंड वहां से पीडीएफ फ्री में पीडीएफ पालो। ओके, आवाज मेरी जा रही क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल क्या बोलता है जी कि के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदुएं संरेखी हो। संरेखी का मतलब क्या होता है जी? कॉलिनियर, है ना। तो अब इसको बनाते हैं। देखो संरेखी का मतलब समझो। संरेखी का मतलब होता है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो मतलब वो क्या है? संरेखी है। मतलब क्या है? वो संरेखी है। तो इसको कैसे बनाएंगे सर? है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो क्या हो जाएगा? संरेखी हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं जी। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये तीनों पॉइंट दिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माना कि एक पॉइंट मानते हैं कि जो 8 x1 और y1 जो है ना, ये जो है 8 और 1 के बराबर, यानी कि 8 जो x1 है और y क्या है? 1 है, ठीक है ना। और x2 और y2 जो है क्या है? k-4। ओके, एंड x3 और y3 को क्या मानेंगे? 2 और -5 को मैंने मान लिया y x3 y3, ये मुझे पता है, ठीक है। इतना मैंने मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 है ये x1 है, 1 है y1 है, k y2 है, -4 y2 है, 2 जो है x3 है, -5 y3। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला जाए क्योंकि तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय है ना। तो लिखेंगे चूंकि तीनों तीनों बिंदु चूंकि तीनों बिंदु जो है संरेखी है। तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है फॉर्मूला? आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। मैं इसका फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू 1 2 3। देखो 1 2 3 प्लस 2 3 1 y1 माइनस y2। सॉरी यहाँ पे y होगा, है ना। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2। ओके, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये वाला फॉर्मूला है। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब हमको इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। तो 1/2 यहाँ पे है तो इसको ऐसे रहने दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। या तो 2 को उधर भेज देंगे, ये जो 2 बटा में है 2 इधर जा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं 0 चला गया, वहां पे 2 चला गया, 0 बन गया। अब x1 कितना भाई? देखो x1 8 है, इसका वैल्यू बहुत होशियारी से बैठाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। y2 कितना है? -4 है ना। क्या है? -4 है, तो -4 यहाँ पे बैठा लेना है। एंड y3 कितना है? y3 -5 है, और यहाँ पे सवाल में भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे? इसको घेर के लिखेंगे, है ना, घेर के लिख देंगे -5। ये आपको होशियारी बरतना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया बड़ी वाली। अब यहाँ पे x2 कितना है? x2 देखिए k है, कितना है? k है। y3 कितना है? -5। एकदम ध्यान से समझिएगा, सवाल अगर आएगा एग्जाम में तो एकदम बना देना है। y1 कितना है? 1 है, तो -1 लिखेंगे, -1। ओके, प्लस x3 कितना है? 2 है, और y1 कितना है जी? y1 जो है 1 है, कितना है? 1 है। और y2 कितना है? y2 है -4, तो हम भी यहाँ पे फिर लिखेंगे घेर के -4। ये वाला मैंने बंद कर दिया। ये दो जो था, 2 यहाँ पे जाकर हो गया 0 हो गया, ठीक है। 2 इधर जाके 0 हो गया। अब हम नीचे बनाते हैं, इसको समझ में आ रहा? अब देखो हमारे पास क्या बच गया? 8 -4 माइनस +5। क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे के, और -5 -1 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा जी, ठीक है ना। एंड यहाँ पे क्या होगा? 2 है यहाँ पे, तो 1 माइनस +4 बराबर 0। अब देखो क्या होगा? 8 इंटू 5 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस -6 के,
एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, अच्छा प्लस देते हैं, प्लस 2 इंटू 4 1 5 बराबर 0। अब मेरे पास क्या बचता है, 8 एकम 8 माइनस 6 माइनस 5 दूना 10 बराबर 0। तो 8 में से 10 को हटा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, सॉरी प्लस 10 है ना, ये प्लस 10, ये वाला प्लस 10 है, ठीक है, प्लस लिखा हुआ है यार ये वाला, ठीक है ना। तो 10 और कितना हो गया 18 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को इधर भेज देते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या कि 6 के बराबर क्या हो जाएगा 18, 6 तिया 18, तो के का वैल्यू कितना आ गया 3, इसलिए के का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया हमारा आंसर। कितना आसान से सवाल को बनाए हैं। बस आपको याद रखना, जब भी संरेखी बोलेगा, जब भी संरेखी बोलेगा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 के बराबर होगा, इसलिए संरेखी होता है, ठीक है ना। और जब बराबर हो गया है तो हमको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकलता है। ये फॉर्मूला याद करना 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है ना। और इसके अकॉर्डिंग आपको बैठाना है। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये जब 3 पॉइंट दिया रहेगा तभी बनेगा, ओके। और संरेखी में भी लिखा रहेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्लियर है। चलो आगे पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने पहला सवाल बिल्कुल सही बनाया होगा, ओके। तो सवाल अब यहाँ पे आपका दूसरा सवाल बनता है। 5 सवाल है, 5 में 5 बनाना है, टारगेट आप लोग को मिल रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। कितना है 365 है। देखिए जी कैसे बनाएंगे हम, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालना है। क्रमागत मतलब क्या हुआ, एक लाइन से, मतलब अभी 1 है तो अगला क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक निकालना है जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। तो यहाँ पे मानेंगे हम कि जैसे मान लेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक है ना, पहला धनात्मक पूर्णांक। तो पहला धनात्मक पूर्णांक को क्या माने, एक से मानेंगे, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक है ना, दूसरा धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है ना जी, पूर्णांक को क्या मानेंगे। अब देखो क्रमागत का मतलब हुआ एक इसके बाद, मतलब एक ज्यादा, मतलब क्या होगा x प्लस 1, इसको बोलते हैं क्रमागत। यानी कि y अगर माने तो y प्लस 1, अगर एक x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, जब 3 ठो रहता तो। लेकिन यहाँ पे 2 ही बोला जा रहा, इसलिए लिखेंगे, आप प्रश्न से बोलेंगे ना, इसलिए प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योगफल, वर्ग करेंगे यानी कि x का स्क्वायर करेंगे एंड x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, और इसका योगफल कितना है 365 हो गया। अब इसको बनाना है तो ये तो हर कोई बनाने जानता है ना, आता है ना बनाने के लिए, आपको बिल्कुल आता है ना, कुछ भी इसमें शक नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही लिखते हैं, चलो लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, प्लस 2 ए बी 2, और ए एक्स हो गया, बी कितना 1 हो गया, चलो यार लिख देते हैं 1 का स्क्वायर 365, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 2x है, तो लिखेंगे 2x प्लस 1, और ये 365 को इधर लेकर चलाओ तो कितना जाएगा माइनस 365, 365 प्लस में इधर क्या बनेगा माइनस में बनेगा। अब हमको करना क्या है यहाँ पर, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इसको गुणनखंड बनाना है, गुणनखंड विधि से बनाना है, बेहतर होगा। तो देखो 364 को 2 से गुणा करेंगे, साथ लॉन्ग नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 2 यहाँ पे ले लेंगे कॉमन। जब भी ऐसा रहेगा तो आप कॉमन लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 निकल के क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ से भी 2 गुना से निकलेगा, तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, देखिए इतना 182 बचेगा, क्लियर है। अब ये जो 2 है इधर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ से बनाना है, तो 182 आ गया डियर, 182 को 1 से करते हैं तो 13 को 14 से गुना करेंगे ना, तो देखो 13 चौक 52 के 2 बच्चा 5, 13 कम 13 5 18, देखो आ गया ना। तो 13 14 में से 5 13 में 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 14x माइनस 13x लिखेंगे माइनस 182। अब यहाँ पे कॉमन लिया जाए, है ना, इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा x कॉमन होगा, तो x प्लस 14 माइनस 13 एंड x, जब माइनस निकल जाएगा बाहर तो क्या बचेगा प्लस बचेगा 14, देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया ना। तो हमारे पास क्या बचा x प्लस 14 बचा और x माइनस 13 बचा इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग करेंगे और इसका आंसर फाइंड करना है हमको।
बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से फाइंड हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा -14, एंड यहाँ पे देखो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +13। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया है ना। तो लिखेंगे क्या, हाँ तो देखो ये जो है ना x का वैल्यू माइनस में आया, तो हमको संख्या माइनस में नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, प्लस में चाहिए। तो जो माइनस में रहेगा तो लिखेंगे यह असंभव है, यह असंभव है ना। तो यहाँ पे हमारा जो पहला संख्या आया, इसलिए पहली पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक संख्या को मैंने क्या माना था, x से माना था, x बराबर क्या मानेंगे 13, तथा दूसरी धनात्मक संख्या, तथा दूसरी धनात्मक संख्या, तो दूसरी धनात्मक संख्या को क्या माने थे, x प्लस 1 माने थे, यानी कि 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, तो यही तो निकालना था, बहुत ही आसान, बस थोड़ा सा यहाँ पे गुणनखंड वगैरह हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, इससे कोई बड़ी बात नहीं। मैंने आपको पूरा डिटेल से बनाया, अगर चाहते तो हम शॉर्ट से बना सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पे डिटेल से बनाना है, एग्जाम में आएगा तो एकदम ऐसी डिटेल से बना की कोशिश करना है, ताकि जो क्वेश्चन जांचेगा एग्जामिनर जो होगा एकदम इंप्रेस हो जाए, एंड उसको एक एक बात समझ में आ जाए। जब भी एग्जाम में कॉपी लिखते हो ना, तो शॉर्ट कभी मत करना एग्जाम में, है ना, एक एक बात पूरा लिखना, जैसे 1x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब ये आप अपने दिमाग में रख लो कि शॉर्ट में कर लेंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पूरा एकदम अच्छा से बनाना, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला होगा एकदम इंप्रेस हो जाए और एकदम आपको एक नंबर भी काटने की कोशिश ना करे। ठीक है, चलिए तो अब पढ़ते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए क्या बोलता है जी, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर, है ना, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है ना। ठीक है जी, बिल्कुल। अब बोलता है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाए, मतलब हर पहिया, मतलब प्रत्येक मतलब एक पहिया जो है कितना चक्कर लगाएगी। ठीक है ना, प्रत्येक पहिए कितना चक्कर लगाएगी। अब हमको क्या करना है, पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि टोटल दूरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पहिया कितना चक्कर लगाएगी कि पता नहीं हमको, है ना, वही तो निकालना है कितना चक्कर लगाएगी। अगर हमको पता चल जाए कि पहिया कितना दूरी चला है ना जी, और एक बार चलने में कितना दूरी तय किया है, ठीक है ना, एक बार चलने में कितना दूरी तय किया है और कुल दूरी कितना चला है, तो एक बार चलने में मान लेते कि एक बार चलने में 2 मीटर चला होगा, एक बार घुमा होगा तो 2 मीटर, में भी एक बार घुमा होगा पहिया तो 2 मीटर चल गया होगा, ऐसे घूमेगा एक बार तो 2 मीटर चल गया होगा, और टोटल मान लें कि 20 मीटर चला होगा, तो देखिए कितना बार घुमा होगा, 10 बार घुमा होगा, है ना जी। अगर टोटल 20 मीटर चला होगा कोई चक्का और एक बार घूमने में 2 मीटर लगता होगा, तो इसका मतलब 10 बार घुमा होगा, है ना, 10 चक्कर लगाया होगा, तो हमको टोटल दूरी निकालना है। ओके, अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चाल जो हमारा है ना, देखिए यहाँ पहिए का व्यास सेंटीमीटर में है, तो इस चाल को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, एंड मिनट में है, ये समय क्या है मिनट में दिया हुआ है, तो घंटा को भी मिनट में बदलेंगे। समय देखो सेंटीमीटर क्या है, दूरी टाइप का है, व्यास बोले तो लंबाई है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, और समय जो है मिनट में दिया होता है, यहाँ पे घंटा को बदलेंगे मिनट में। तो लिखते हैं पहिए की चाल, है ना, क्या लिखेंगे, पहिए की चाल। देखिए पहिए की चाल, चाल कितना दिया हुआ जी 66 किलोमीटर पर आवर, है ना, एक घंटा में 66 किलोमीटर हमको बदलना है, तो 66 किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। 66 किलोमीटर को मीटर में बदले तो क्या किए, 1000 से गुना किए, ये अब बन गए मीटर। अब इसको फिर हम 100 से गुना करेंगे तो बन जाएगा क्या, सेंटीमीटर बन जाएगा। और यहाँ पे जो एक घंटा, जो प्रति घंटा जो एच दिख रहा है ना, इसको हम 60 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। अब काटा पीटी करो, एक एक जीरो यहाँ से उड़ा दो, 6 एकम 11, देखो कितना बचा 11 गुना, यहाँ पे कितना है 2 जीरो 100 गुना 100, इतना आ गया सेंटीमीटर प्रति मिनट, है ना जी, सेंटीमीटर प्रति मिनट आ गया, मतलब एक मिनट में इतना सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा चक्का, इतना दूरी तय कर लिया है ना, एक मिनट में इतना सेंटीमीटर दूरी जो है तय कर लिया है। ओके, क्लियर है। आप चाहो तो इसको एक ही में लिख सकते हैं, 11 पे 5 जीरो डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब निकालते हैं कि 10 मिनट में पहिया कितना दूरी, एक मिनट में इतना गया है ना जी, एक मिनट में ना, प्रति मिनट मतलब क्या समझे, एक मिनट में इतना 2 सेंटीमीटर चला है, तो सवाल बोलता क्या 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाते हैं, 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना दूरी तय करता है पहले ये निकालेंगे, 10 मिनट में कितना दूरी तय करता है ना, तो पहले निकाल लेंगे। तो एक मिनट में इतना इतना सेंटीमीटर चल रहा, तो 10 मिनट में कितना चलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि
एक मिनट में पहिए की पहिए की दूरी या तय की गई दूरी है ना, एक मिनट में पहिए द्वारा तय की गई, एक मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। देखो भाई राइटिंग थोड़ा सा सुधार ले, ठीक है, मैं थोड़ा लिख रहा हूँ डिजिटल पेन से इसलिए तो ऐसा हो जा रहा। एक मिनट में तय कितना दूरी तय कर रहा, 11 पर ये है और ये इतना सेंटीमीटर कर रहा, इसलिए 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, इसको 10 से गुना कर देंगे, है ना जी, जाहिर सी बात है 10 से गुना करना पड़ेगा। तो ये है हमारा 100, फिर हमारा 100, फिर अब क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, इस सेंटीमीटर आ गया, मतलब 1 मिनट में इतना दूरी तय किया पहिया, तो 10 मिनट में इतना दूरी तय करेगा। अब पहिया को जानते, इतना दूरी तय कर लिया, 10 मिनट में इतना दूरी, टोटल दूरी निकल गया हमारे पास। हमने क्या बोला था कि टोटल दूरी पहले निकालना है एंड आपको फिर फाइंड कर करना है, फिर फाइंड करना है कि पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। भाई साहब ये पहिया 10 मिनट में इतना दूरी चलेगा, इतना सेंटीमीटर, 10 मिनट में इतना सेंटीमीटर चलेगा, टोटल दूरी निकल गया। तो पहले जानेंगे पहिया अगर एक बार घूमता है तो कितना दूरी जाता है, मतलब एक चक्कर, है ना। अब अगर जानते हैं जब पहिया एक चक्कर लगाता है तो क्या होता है ना, जानते हैं, तेरी इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहिए के व्यास, यहाँ पे लिखेंगे अब पहिए का व्यास, क्या दिया, पहिए का व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, इसलिए त्रिज्या बराबर यानी कि आर, त्रिज्या बराबर क्या होगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका आधा होता है ना, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। ओके समझ आ रहा ना। तो लिखेंगे क्या, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, है ना, लिखेंगे इसलिए पहिए द्वारा एक चक्कर में, एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि एक चक्कर में कितना दूरी तय किया, तो क्या निकालेंगे 2 पाई आर। अरे भाई पहिया जब एक चक्कर तय कर लेगा तो ये तो 2 पाई आर, ये तो वृत्त की परिधि की तरह बन जाएगा ना। अगर पहिया से घूमता है तो एक चक्कर ऐसे घूमेगा तो वृत्त की परिधि बन गया 2 पाई आर। इसी से तो निकालेंगे 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 40। तो यहाँ पे कितना मेरे पास आएगा 2 × 22 × 40/7 आ गया, 2 × 22 × 40/7, इतना याद रखो, ठीक है, 2 × 22 × 40/7। क्लियर है। अब क्या करें, 2 पाई आर हो गया, पाई को पाई लिखो चाहे से लिखो, कोई हर्जा नहीं। ओके अब निकालते हैं चक्रों की संख्या। अब देखो हमारे पास टोटल दूरी, ये क्या है, ये टोटल दूरी पहिया चल गया और एक चक्कर में इतना दूरी आ रहा, एक चक्कर में इतना दूरी आ रहा, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो सेंटीमीटर में यहाँ पे लिख सकते हो। अब लिखते हैं इसलिए चक्रों की संख्या, है ना, चक्रों की संख्या। तो क्या करेंगे, टोटल दूरी कहाँ पे है, टोटल दूरी कितना है, देखो टोटल दूरी में एक दूरी डिवाइड कर देंगे, ये मेरे पास क्या है टोटल दूरी, और ये एक बार में इतना दूरी जाता है तो इसको इससे भाग कर देंगे। तो टोटल दूरी लिखेंगे 11 पर के जीरो है, 2 2 4 1 5 जीरो, तो लिखेंगे 11 गुना 1 2, फिर क्या था 1 2, फिर क्या था 100 था, 10 था। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना। इससे कौन कौन है, 2/22 × 40, और 7 जो नीचे है कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 7 जो नीचे कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या क्या बचेगा, अब इसको काटा पीटी करो और क्या, हमारे पास आंसर काट पीट करके आंसर लाते हैं। देखिए 11 दूनी 22, एक एक जीरो यहाँ से उड़ा दो, और 4 से काटो 25 चौक 100, देखो 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 और 25 चौक 100, तो 25 × 7 आ गया, है ना जी, 25 × 7 आ गया। अब क्या करें, इसको गुना कर लेंगे, 25 × 7, ठीक है। तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है ना जी। 25 का स्क्वायर जो है कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 × 25 कर लेंगे, है ना जी, 25 × 25 कर लेते हैं और गुना 7 कर लेते हैं। तो मैंने जब ऐसा किया तो कितना गया 4375 सेंटीमीटर, क्या आया 4375 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको क्या निकालना था, सेंटीमीटर में निकालना था दूरी, इसलिए सेंटीमीटर। अब चाहो इसको किलोमीटर बदल लो, सॉरी सॉरी सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, इस चक्रों की संख्या है ये, 43,075 बार चक्का घुमा होगा, है ना। टोटल दूरी तय करने में, टोटल दूरी कौन है, ये वाला दूरी तय करने में 43,075 बार घुमा होगा,
तब जाके। अब देखो अगर आपको इस मैथ को बनाने में दिक्कत आ रहा है मतलब आप पीछे हट रहे हो, इसलिए पीछे नहीं हटना। अगर आपको नहीं समझ आता फिर से वीडियो एक बार प्ले करो, फिर से पीछे करो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है इस सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सवाल हो गया 3 नंबर सोल्व। अब पढ़ते हैं चौथा सवाल, बहुत ही मजेदार का सवाल है, तो सवाल को भूलना नहीं है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इस करते हैं। ओके, आवाज जा रही है मेरी? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें, फर्स्ट दिख रहा ना सही से, सही दिख रहा है। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। बताओ समलम चतुर्भुज ए बी सी डी, जहां ए बी सी डी के विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को बनाना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर आप मतलब आप पीछे हट रहे हो। समलम चतुर्भुज बनाएंगे पहले ना, क्या बनाएंगे, एक समलम चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ पे देखिए भाई साहब, 5 सवाल है, पांचों सवाल में दम है, एकदम दम और खम भरा हुआ है। यहाँ से इसको ऐसे खींचेंगे एंड यहाँ से इसका विकर्ण ऐसे खींचेंगे, ठीक है ना। ये समलम चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, ओके। एक दूसरे के विकर्ण ओ पर जो है प्रतिच्छेद करता है। कहाँ पे करता है, ओ पर करता है। ये है प्रतिच्छेद कर रहा है, जहाँ पे काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहा। ए बी टू सी डी, ए बी बराबर टू सी डी, मतलब जो ए बी है ना सी डी के दुगना है। ए बी जो है सी डी के क्या है, दुगना है, क्लियर है। अब बोलता है क्या कि ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी कि ए ओ बी इधर वाला क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल, और सी ओ डी का क्षेत्रफल, सी ओ डी इधर वाला क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। भाई साहब कैसे कैसे सवाल पूछता है। अब देखो जब भी सवाल ऐसा पूछा जाए तो आपको पहले सर्वांगसम, आपको क्या बोलते हैं, समरूपता सिद्ध करना पड़ेगा, समरूपता या सर्वांगसम। तो हम यहाँ पे समरूपता सिद्ध करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी, कहाँ गया देखो, ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में या सी ओ डी में, है ना, सी ओ डी में, इसमें आपको क्या दिख रहा। एक तो पहली बात है कि ये जो कोण है ना ए ओ बी, मेरी बात ध्यान से सुनो, ए ओ बी और सी ओ डी आपस में क्या है, बराबर है। आपने नया में पढ़ा कि नहीं, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, हो गया। पहला हमारा कोण बराबर हो गया, तो ये वाला कोण जो है, ये वाला जो कोण है, ये कोण के क्या है, बराबर हो गया। एक चीज हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब एक कोण हम कौन कौन निकालेंगे, अब दो कोण भी अगर बराबर कर लेंगे ना त्रिभुज में, तो हमारा हमारा जो है समरूपता सिद्ध हो जाएगा। एक कोण हो गया। अब दूसरा देखो, जानो कि अगर कोई रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला जो कोण होता है, इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये वाला एकांतर कोण। यहाँ भी कुछ इसी तरह से हो रहा है। देखो ये वाला जो कोण है, इस कोण का क्या है, देखो ये क्या, ये मान लो कि ये जो जा रहा सीडी, ये मान लो एक रेखा जा रहा, इसको प्रतिच्छेद कट रहा है ना, तो ये वाला जो है पॉइंट और ये वाला कोण जो है आपस में क्या है, एकांतर कोण है। तो इस कोण का नाम क्या डालेंगे, ओ सी डी डाल दो, है ना, ओ सी डी, कोण ओ सी डी जो है बराबर किसके, अब देखो इसका ओ ए बी, ओ ए बी के क्या है, बराबर हो गया। ये कैसे बराबर हुआ, तो एकांतर कोण से। यहाँ पे चाहो तो लिख दो एकांतर कोण से। और ये कैसे बराबर, तो शीर्षाभिमुख कोण चाहो तो लिख दो शीर्षा, यार देखो यहाँ पे जगह खत्म हो, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो लिखेंगे इसलिए ए समरूपता से। देखिए ए समरूपता, ए दोनों कोण बराबर हो गया ना, एंगल एंगल, ए मतलब एंगल एंगल, कौन कौन समरूपता से लिख सकते हैं डायरेक्ट, कौन कौन समरूपता से या ए समरूपता से। क्या हो गया, जब दोनों कोण समरूप हो गया है तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ बी जो है समरूप है त्रिभुज किसका, सी ओ डी, है ना, सी ओ डी क्या आपस में समरूप है। और जब भी त्रिभुज समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, है ना। अब देखिए किसी भुजा का अनुपात निकालने क्या बोलता है हमको, कि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हमको। तो अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखें, ए बी हम कौन लेंगे, ए बी लेंगे। देखिए ये वाला ए बी, और ये क्या है सी डी। इस त्रिभुज में ए ओ बी, ए ओ बी में बड़ी वाला भुजा कौन है, ए बी है, और सी ओ डी में बड़ी वाला भुजा कौन है, डी सी है। तो यहाँ पे इधर वाला हम लेंगे ए बी, तो इधर में क्या लेना पड़ेगा हमको, सी डी या डी सी जो बोले, इसका स्क्वायर के
बराबर होता है। जब भी रहता है समरूप त्रिभुज तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब भाई साहब आपकी किताब में यानी कि सवाल में आपको क्या दिया है कि ए बी बराबर कितना दिया, देखो ए बी बराबर देता है कितना, ए बी बराबर 2CD है ना, ए बी बराबर 2CD यानी कि ए बी जो है 2CD के बराबर है। ठीक है, तो हम ए बी की जगह पे लिख सकते हैं 2CD और नीचे भी CD दिया हुआ है, स्क्वायर कर लेते हैं तो CD CD कैंसिल कर दो तो दो दो का स्क्वायर कितना हुआ 4 और यहाँ पे कितना बचा 1 बचा 1, तो क्या होगा 4:1 हो गया आंसर, है ना। ये तो हमको बताना था 4:1 हो गया, 4:1 हो गया, 4/1 बोलो, है ना। तो हमारा आंसर कितना आसान से सिद्ध हो गया। तो हमको क्या करना था, सिद्ध नहीं बल्कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था, क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लिए, है ना। हो गया, ओके क्लियर है, समझ में आया आपको। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया, एक बार फिर से रिप्ले कर लेना अगर नहीं समझे तो। चलो ये सवाल बनाते हैं, पांचवा सवाल है क्या, पांचवा सवाल बोलता है कि किसी धातु का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। अब उससे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो मैंने बताया था पिघलाने वाला सवाल कि जब भी पिघलने वाला सवाल हो तो दोनों को क्या करना है, आयतन निकालना है और आयतन निकाल के आपको दोनों को डिवाइड कर देंगे, संख्या निकल जाएगा। तो अगर संख्या निकालना तो दोनों को डिवाइड कर देगा। अगर बोलेगा इसका किसी को ऊंचाई पूछ लेगा, कुछ और पूछ लेगा, तो क्या करना है, बस आपको बराबर कर देना है। तो पहले हम 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु गोला का आयतन निकालेंगे, उसके बाद 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोली जो है वो भी गोली है, गोली छोटा को बोला था, छोटा चीज होता है गोली बोलता है, छोटी चीज होती है ना गोली, और बड़ी होता है तो गोला हो जाता है, गोल होना मांगता है। तो जो गोल होता है छोटी से रहेगा तो गोली बोलेंगे, और बड़ा हो जाता है तो गोला बोलते हैं। तो 2 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या भी निकालेंगे, गोली का भी त्रिज्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे और उसको भी निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लिखते देखो 10 नंबर का 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, है ना। अब बताओ गोले का आयतन क्या होता है डियर, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। आप यहाँ पे वैल्यू बैठा लो, पाई का वैल्यू मत बैठाना क्योंकि पाई कटने वाला, आर का वैल्यू कितना 10 है, तो क्या करेंगे 10 का क्यूब। चलो ठीक है, अब ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ मत करो, ऐसे रहने दो। तथा, है ना, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, है ना। तो अब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो इसका भी फॉर्मूला ही रहेगा, है ना, इसका भी फॉर्मूला वही लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे 4/3 पाई, यहाँ पे जो आर कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा। अब क्या निकालना है, गोलियों की संख्या निकालना है, क्या निकालना है, गोलियों की संख्या। तो लिखेंगे इसलिए गोलियों की संख्या, तो गोलियों की संख्या क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो पहला आयतन कितना आया था 4/3, देखो यार देखो 4/3 पाई और आर का क्यूब, और दूसरा आयतन कितना आया था 4/3 पाई 2 का क्यूब। तो ये दोनों खत्म हो गया, तो आर का क्यूब कितना होगा 10 गुना 10 गुना 10, 2 गुना 2 गुना 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 गोलियां बनेगी। कितना बनेगी 125 गोलियां बनेगी। तो कैसा लगा आपको सवाल आज का, बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल रहा है। तो मैंने आधा घंटा में इन सभी सवाल को बनाने की कोशिश की। देखो लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, है ना। तो 5 सब्जेक्टिव सवाल लाना बहुत बड़ी बात थी आपके लिए, तो इसको जरूर आप लोग कवर करो यार। अगर आपको नहीं बनाने आता है तो प्लीज एक बार कॉपी में जरूर नोट करना, एंड इस वीडियो को दोबारा रीप्ले कर लेना, ओके। तब आपको मेरी बात ध्यान से सुनना और समझ में आ जाएगी, ओके। तो कैसे लगी आपको, कितना बनाया आप लोग नीचे कमेंट करना, आप खुद से कितना बनाया हो नीचे कमेंट करना, ओके। एंड अगर आपको इस तरह से और सवाल चाहिए, किस लेसन से ज्यादा सवाल में डॉट होता है तो उसको मुझे कमेंट करो, उस लेसन से मैं हर बार सवाल लाने की कोशिश करूंगा, ओके। तो वीडियो क्लास करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, एंड इसका पीडीएफ आपको मिलने वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ है लिंक टेलीग्राम का, वहां पे मिलेगा, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।